बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन ऑनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैप्टर के पहले लेक्चर्स देखने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म एंड मोड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है इज द सीरीज ऑफ स्टेप दैट टेक प्लेस इन अ रिएक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ये क्या एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में होते हैं। सपोज अगर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कराना चाहूँ तो सोडियम और क्लोरीन दोनों ने आपस में मिल के बनाना होता है NaCl। इसको बैलेंस कर ले तो इस तरह बनता है NaCl। ये एक जनरल रिएक्शन है, लेकिन इस डायरेक्ट N और Cl मिलके NaCl नहीं बना देता। पहले क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों कन्वर्ट होते हैं Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में। ये जो क्लोरीन है इनका भी आपस में बॉन्ड ब्रेकेज होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इस तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे। फिर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके बनाएंगे NaCl। तो ये जो इधर से लेकर इतना ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो ऊपर वाले रिएक्शन को डिटेल से डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या, इस सीरीज ऑफ स्टेप दैट टेक प्लेस इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबको डिस्क्राइब करता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जो बॉन्ड ब्रेकेज है, जैसे अभी हमने Cl और हमने बात की क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होगा रिएक्शन मैकेनिज्म की तरह। अब ये जो बॉन्ड ब्रेकेज है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके, होमोलिटिक फिशन एंड हेटेरोलिटिक फिशन। आपने याद रखना है हर केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। सो जो बॉन्ड ब्रेकेज है वो दो तरह की होती है, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन। अगर मैं होमोलिटिक फिशन की बात करूं तो सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। दो एटम, सपोज एग्जांपल देती हूँ A और B, उन दोनों के दरमियान बना है बॉन्ड। अब उनके दरमियान होनी है ब्रेकेज। अब देखो बॉन्ड में हमने बात की थी कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हो और आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या होगा, अगर होमोलिटिक फिशन होगी, होमोलाइसिस होगी, होमोलिटिक फिशन को होमोलाइसिस भी कहते हैं। होमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। और देखो मैंने एरो पूरा नहीं बनाया, हाफ एडिड एरो बनाया। ये देखो ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो किस तरह होगा, A और B दोनों अलग अलग हो जाएंगे। A के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और B के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो बनने वाली स्पीशीज है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इनको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। होमो का मतलब होता है सेम, इस तरह की क्लीवेज जिसमें सेम क्लीवेज होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। अब हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारे पास जनरल एग्जांपल थी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान। इनके दरमियान भी जो बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। आपने याद रखना है ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है या तो यूवी रेज की प्रेजेंस में होता है या लाइट की या टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा और आपने हाफ एडिड एरो ही बनाना है। सो क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा, दो क्लोरीन के रेडिकल्स बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या बने हैं, फ्री रेडिकल्स। इसकी निस्बत अगर हम हेटेरोलिटिक फिशन की बात करें तो दो एटम है, सपोज A और B। अब बॉन्ड में देखो दो इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा बाय हेटेरोलाइसिस तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जाएंगे। सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो हम फुल एरो बनाएंगे। ठीक है, पहले हमने हाफ एडिड एरो यूज किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएंगे तो फुल हेडेड एरो बनाएंगे। तो क्या होगा, B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, B ने कब्जा किया एक इलेक्ट्रॉन पे भी, B के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, और एक
ए ने जो अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था बॉन्ड बनाने के लिए वो भी बी के पास चले गया, तो ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास कुछ नहीं आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो हिट्रोलिटिक फिशन जब होती है तो हमारे पास आयंस फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़े हुए और साथ एक क्लोरीन। अब यहाँ का बॉन्ड देखो तो यहाँ भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो क्लोरीन है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी पावर क्या है, ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ तो हमने बात की ना बी के पास इलेक्ट्रॉन चलेगी, लेकिन बी के पास क्यों गए, ए के पास भी तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेगा। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम गेन करेगा। जैसे इधर क्लोरीन है, ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है खुद खींच लिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास कुछ नहीं बचा उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बने हैं, आयंस, चार्ज्ड आयंस। सो आपने याद रखनी, जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेकेज करने के नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल्स। लेकिन अगर हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, चार्ज्ड आयन प्रोड्यूस होते हैं। जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम की तरफ चले जाता है, एक एटम गेन कर लेता है, जिसकी वजह से चार्ज्ड आयन बनते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल इसमें आपको होमोलिटिक फिशन और हिट्रोलिटिक फिशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, शॉर्ट में आ सकता है, और एक एक एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। देन अगला टॉपिक है अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन टुवर्ड द पोलर रिएजेंट। हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि अल्केन जो है वो पोलर रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं है, उनके साथ रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ये नॉन पोलर में सोल्यूबल है और रिएक्टिव क्यों। ऐसा क्यों, ये पोलर रिएजेंट के साथ अनरिएक्टिव क्यों है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसमें सिर्फ ये शॉर्ट के लिए आपने करना है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। हमने पीछे जब अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं, तो लेकिन वहां हमने रीजन नहीं पढ़ी थी। यहाँ हम रीजन के साथ पढ़ेंगे कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं और क्यों अनरिएक्टिव होते हैं। दी अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन लैटिन वर्ड से है, पैरम का मतलब होता है लिटल और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, लिटल अफिनिटी। अल्केन्स वो स्पीशी हैं जिनके पास लिटल अफिनिटी होती है रिएक्शन की, वो रिएक्ट जल्दी नहीं करते ड्यू टू द लेक ऑफ रिएक्टिविटी। उनके पास रिएक्टिविटी करने की पावर नहीं होती, लेक ऑफ रिएक्टिविटी होती है ऑफ अल्केन्स की, यानी वो रिएक्टिविटी कम शो करते। इनर्टनेस होती है उनमें, इनर्टनेस मतलब वो मजबूत होते हैं, वो दूसरों के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको हम पैराफिन्स कहते हैं। अब नीचे जो है वो अल्केन्स अनरिएक्टिव क्यों है, पैराफिन्स उनकी नेचर क्यों है, उसको एक्सप्लेन किया गया। उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते। अगर हम मैं सिंपलेस्ट अल्केन की एग्जाम्पल लूँ तो कार्बन और उसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हम कहते हैं मीथेन। बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जो पोलर बॉन्ड होता है ना, पोलर नेचर किसी भी कंपाउंड की, वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से आते हैं, उसके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। हमें जो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं, इसलिए अगर हम कार्बन और कार्बन का बॉन्ड देखें और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखें तो कार्बन कार्बन में क्या होगी 2.5 और 2.5, इधर तो बिल्कुल ही 0 आ जाएगा, इधर भी 2.5 और इधर 2.1, तो इधर अप्रोक्सीमेटली 0.4 आएगा, लेकिन वो बिल्कुल मामूली सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसकी वजह से कार्बन ना कार्बन के ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ना इन दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो चार्जेस आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से ये नॉन पोलर होते हैं, और इनकी नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करके, इनका ये जो बॉन्ड है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना है ना इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो द अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये जो अल्केन है वो अनरिएक्टिव होते हैं। इन अ सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम के दरमियान टाइटली बाउंडेड है, विच मेक इट वेरी स्टेबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, और इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने होमोलिटिक फिशन और हिट्रोलिटिक फिशन के बारे में पढ़ा, और अल्केन्स पैराफिन क्यों है और ये अनरिएक्टिव क्यों है ये पढ़ा। ये सारा टॉपिक आपने एज अ शॉर्ट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।